हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 7 का जियोग्राफी का 4th चैप्टर वायु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की घनी चादर से घिरी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है जो चारों ओर वायु से घिरी हुई, हम खुद भी वायु से चारों ओर घिरे हुए हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। सूर्य सुरक्षा की यह चादर ना तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और ना ही रात के समय ठंडी से जम सकते हैं। यह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया गया है। ठीक है। जो पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या है? वायु है, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। हमें सांस लेना, वायु प्रदान करना और क्या करती है? सूर्य के वायुमंडल क्या करता है? सूर्य के हानिकारक किरणों को रोकता है और दिन में उसकी जो तप्त किरणों से हमें जलने से बचाता है और रात में ठंडी से जम जाने से हमें बचाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित पृथ्वी का ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2 भी बोलते हैं। वायुमंडल में फैलकर मतलब पूरे वायुमंडल में जब CO2 फैल जाती है तो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा पृथ्वी को रोक कर ग्रीन हाउस पैदा करती है। क्या करती है? ग्रीन हाउस पैदा करती है। CO2 के कारण ही ग्रीन हाउस पैदा होता है, इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। किंतु जब कारखाने कार के धुएं वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ाती हैं तब इस ऊष्मा के ताप पृथ्वी पर का तापमान बढ़ता है। उसे हम भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन, जिसके कारण कुछ पौधे और पशु लुप्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर अब बताया गया है कि वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल में क्या है क्या नहीं है। वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं वो क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दो बड़ी गैस हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के कण भी मौजूद होते हैं, जो ये डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे इसमें नाइट्रोजन 78 हो गया, ऑक्सीजन 21 हो गया, अन्य गैस 0.04 हो गया, आर्गन 0.3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 हो गया। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी जाती है और वह फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे में अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो पौधे हैं वो सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। वो क्या करते हैं, जो मृदा और पौधे की जड़ों में जो जीवाणु रहते हैं वो नाइट्रोजन को लेकर उसका जो स्वरूप बदल देते हैं, तो फिर पौधे इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटेंगे तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 का या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस दे देते हैं। जो हम मनुष्य और जो पशु यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी गई CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर हो, जिससे यह संतुलन बना रहता है। अगर
कोयला और खनिज तेल आदि ईंधन को जलाते हैं तो ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन CO2 उत्पन्न करता है। परंतु CO2 का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी और मौसम और जलवायु सबको क्या करता है, बिगाड़ता है। जब वायु गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु सघन और भारी होती है तो नीचे की ओर प्रवृत्ति करती है। जब भारी रहेगी तो वो नीचे आएगी, हल्की रहेगी तो ऊपर आएगी, ऊपर जाएगी। इस प्रकार जो वायु का है जो जल चक्र बना रहता है। दोस्तों ये क्या है, पेपर है कि इसमें बताया कि टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इसमें बारे में बहुत बताया गया कि जब हम पेड़ पौधे काटते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाता है, जिससे सूर्य का जो किरण वो हमारे पृथ्वी में डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होती है। अब देखिए जो हम जो चारों वायु से घिरे हुए उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और जो वायुमंडल है उसकी कई परतें होती हैं, जैसे क्षोभ, समताप, मध्यम भाग और बहिमंडल। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 13 किलोमीटर तक जहाँ पे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि या इसी परत के अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, समताप मंडल। फिर उसके ऊपर से 50 किलोमीटर तक ये फैला होता है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ाते हैं। ओजोन गैस की परत होती है ना। और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को हमारी रक्षा करती है। फिर मध्य मंडल आ जाता है, फिर ये 80 किलोमीटर तक फैला रहता है। फिर इसमें क्या होता है, उल्कापिंड इस परत पे आने पर जल जाते हैं, ठीक है। फिर वायुमंडल क्या होता है, 80 से 400 किलोमीटर तक जहाँ पे रेडियो संचार होता है। तो ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया, ये बहिमंडल हो गया, ये बाह्य वायुमंडल हो गया, और यहाँ पे ये हो गया मध्य मंडल। तो जो महामंडल है ये इस परत का उपयोग करते हैं, मतलब रेडियो के संचार के लिए। फिर पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित की जाती है, मतलब वहाँ पे रेडियो का संचार होता है महामंडल। फिर वो क्या होती है, पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, बहिमंडल क्या होता है, सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल कहते हैं। इसमें यह वायु की पतली परत होती है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। फिर देखते हैं मौसम और जलवायु। मौसम क्या होता है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे, दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। और जलवायु क्या होता है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाती है। जैसे मौसम से ही क्या बनता है, जलवायु बनता है। तो देखते हैं कि आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है, लेकिन जो अच्छी हवादार मौसम है आनंददायक बनाता है और हमें घूमने का योजना बनाते हैं। मौसम नाटकीय रूप में से प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाती है। मतलब जो मौसम में आज भी 10 डिग्री रहा, फिर कल भी 11, फिर 10, फिर 11, इस टाइप से अगर रहता है मौसम का टेम्परेचर, तो वो जलवायु का निर्माण करता है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग केवल 1 भाग ही प्राप्त करती। जो पृथ्वी है सूर्य के 2 अरबवां भाग का केवल 1 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। अब तापमान देखते हैं। तापमान, वायु में मौजूद ताप और शिथिलता के परिणाम को हम तापमान करते हैं। शिथिलता मतलब ठंडा, शिथिलता मतलब ठंडा हो जाएगा। फिर शीत ऋतु की अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु है ज़्यादा गर्म रहता है। आयतन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं, और आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। इस प्रकार तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो यहाँ पे मैप में ये भी दिखाया जा रहा है कि ये तापमापी, ये ताप मापता है, ये वायु ताप मापी, ये वायु मापता है,
और फिर ये वर्षा मापी, ये वर्षा की मात्रा को मापता है। ये वात दिग्दशी है, ये पवन की दिशा को मापता है। यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाए कि यहाँ कुछ फसल उग भी नहीं पाएंगे। गांव की अपेक्षा जो नगर का तापमान है वह बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़क और धातु और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाएंगे और रात में यह ऊष्मा मुक्त हो जाएगी। नगर की भीड़ वाले जो ऊंचे भवन है वो क्या करते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान जो है बढ़ता जाता है। तापमान को मापने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग करते हैं। जैसे जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। वायु दाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की जाने पर दाब तेजी से नीचे गिरता है और नीचे जाने पर और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। फिर वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप को प्रभावित करता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं और निम्न तापमान वाले क्षेत्र उसका जगह ले लेते हैं। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। फिर कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी हो जाती है। इसके फलस्वरूप यह होता है कि भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, मतलब जाती है। जो चांद है वहाँ पे क्या है, वायु नहीं है और वहाँ पे वायु दाब भी नहीं है। जो अंतरिक्ष वहाँ जाते हैं तो वो पोशाक पहन के जाते हैं ताकि जो शरीर के विपरीत बल लगने के कारण रक्त शिराएं फट जाती है और क्या होगा, रक्त स्रावित होने लगेगा। फिर देखते हैं हम पवन क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। यहाँ भी वही बता रहा है कि उच्च से निम्न की ओर जाते हैं तो निम्न की ओर गमन करती है वायु, उसी को क्या कहते हैं, हम पवन कहते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है और तेज पवन से छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। जो पवन है उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकारों में विभाजित है। जो पवन है उसके बारे में ये स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय। स्थायी पवन क्या आता है, व्यापारी पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवन कहते हैं। यहाँ पे वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये पवन वर्षा ऋतु में अपनी दिशा बदलती है। और स्थानीय पवन क्या होती है, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, ठीक है, जो स्थानीय पवन कहलाती है। अब क्या है, ये पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी में ये उच्च दाब यहाँ पे है, यहाँ पे निम्न दाब है ना। यहाँ पे उच्च दाब, फिर यहाँ पे निम्न दाब, फिर क्या ध्रुवी पूर्वी पवन है, अर्ध ध्रुवी पूर्व निम्न दाब। क्या होता है, उच्च दाब और निम्न दाब का जो पवन है वो चलते रहती है। यहाँ पे ये जो एरो का चिन्ह है ये बता रहा है। फिर ये ऊपर जाती तो फिर उसके बाद नीचे आती, फिर यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, इस टाइप से चलता रहता है। यहाँ पे ये एक सीधी रेखा, ये कर्क क्या हो गया, ये मकर रेखा हो गया और ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक चक्रवात का वर्णन किया गया है जो मतलब 1999 में आया था। और ये क्या होता है, इससे बहुत सारे नुकसान हुए थे, पेड़ भी उखड़ जा रहे थे, कच्चे घर भी नष्ट हो जा रहे थे, औद्योगिक भवन और घरों की छतें उड़ जा रही थी, विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइन भी पूरी तरह से कट गए थे। और अचानक 7 से 10 किलोमीटर ज्वारी तरंगे आ गई, जिसके कारण
तैयार खड़ी धान की फसल भी उखड़ गई। मतलब ये जो पवन है इससे बहुत सारे नुकसान हुआ। ये कहाँ पे है? ये मेन उड़ीसा और राज्य के जो तटीय राज्य है वहाँ पे आए थे। मतलब ये जो चक्रवात है भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय शहर उड़ीसा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया। इसके लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। सब्जी एवं फल का नुकसान हो गया। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागौन, बांस के बगान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। फिर अब आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? वायु भी किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता करते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं और जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र होता जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से आसानी से पसीना भी नहीं सूख जाता। जब जल वाष्प ऊपर उठते हैं तो ठंडा होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह। जब वो इतनी भारी हो जाती है तो वो तैर नहीं पाती तो वो पृथ्वी में वर्षा होने लगती। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं। इससे इंजनों के नीचे जो नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नीचे कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवर्ती वर्षा। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? एक तो ये चक्रवर्ती वर्षा है ना। चक्रवर्ती वर्षा है। यहाँ पे ठंडी वायु यहाँ से आ रही है, गर्म वायु ऊपर उड़ते जा रही है तो जो गर्म वायु का स्थान वो ठंडी वायु लेते जा रही। तो गर्म वायु जो थोड़ी हल्की होती है इसलिए ऊपर चली जाती, फिर ठंडी वायु उसका स्थान लेते जा रही है। ये पर्वतीय वर्षा हो गई। यहाँ से ऐसे 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 होते पर्वत वर्षा होती जाती है। और फिर ये संवहनीय वर्षा, जैसे यहाँ से गर्म वायु ऊपर उठती जाती है और ठंडी वायु ऊपर से नीचे आती जाती है। पौधे तथा जीव जंतु जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम होती तो जल की कमी से सूखा भी हो जाता है। इसके विपरीत अगर अधिक वर्षा आती है तो बाढ़ भी आ जाता है। वर्षण के दूसरे रूप को हम क्या कहते हैं? हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला। ठीक है। अगर वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ेगा, ज़्यादा होगी तो बाढ़ होगा। इसलिए इसका संतुलन बहुत ज़रूरी है।